नीट का नेक्स्ट लेवल अब स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड्स का पूरा फ्लो चार्ट समझा था, लेकिन आज हम उसके अंदर घुसने वाले हैं नाइट्रोजिनस बेसिस का स्ट्रक्चर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और अगर ये डिटेल क्लियर नहीं हुआ तो इजी क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, और आज के हमारे लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर को बना करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को हम फिर से रेफर करते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं। वो क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनके स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं हमारे आज की क्लास का। हेडिंग क्या रहेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है, अब एक एक करके जैसे जैसे ऊपर फ्लो चार्ट में नाइट्रोजीनस बेसिस के नाम आ रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो हमने लिखा है वो लिखा है एडेनिन का। ठीक है, एडेनिन क्या है, तो एडेनिन इज बेसिकली या प्यूरिन। ठीक है, और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि हम इसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर को याद कर लें। ठीक है, तो एडेनिन को आईयूपैक नोमेनक्लेचर के तहत हम लोग लिखते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, मतलब जो हमने प्यूरिन का जनरल रिंग स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, उसके 6th पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक अमाइनो ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्यूरिन का रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये प्यूरिन का रिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग को डालेंगे। ये इसका फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, दिस वन इज 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्यूरिन जो है, प्यूरिन के 1, 3, 7 एंड 9 इन पोजीशंस पे क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो इन पोजीशंस पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को रख देंगे यहाँ पे at position 1, at position 3, at position 7 and at position 9। ठीक है, अब आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या कह रहा है, 6 अमाइनो, मतलब इसके 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो इसका जो 6th पोजीशन है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग अमाइनो ग्रुप को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाइनो ग्रुप को प्लेस कर देते हैं NH2। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग डबल बॉन्ड्स रखेंगे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड्स रखेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, और यहाँ नाइट्रोजन भी है, इस पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड रख देंगे। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशन बच रही है वहाँ पे हम देखेंगे, जो पोजीशन बच रही है कहने का मतलब है ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इन पोजीशंस पे। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा 3। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 1, 2, 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है। यहाँ का नाइट्रोजन 1, 2, 3 बॉन्ड से घिरा हुआ है, लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड है और नाइट्रोजन की वैलेंसी तो है 3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक H रख देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन करके आएगा ये स्ट्रक्चर होगा एडेनिन का, जिसको आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अंडर हम लोग 6 अमाइनो प्यूरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग सीखेंगे वो स्ट्रक्चर है गुआनिन का। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले गुआनिन का। ठीक है, गुआनिन का जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में हम इसे कहते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन, मतलब इसके सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ गया है और 6th पोजीशन पे जो है वो ऑक्सी ग्रुप आ गया है। इसका नाम पहले हम लोग लिखते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को बनाना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक प्यूरिन रिंग है हमारा, हम उसको बना लेंगे। ये हमने बना लिया प्यूरिन का बेसिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जो नंबर कन्वेंशन हमने पहले फॉलो किया था वही नंबर कन्वेंशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। दिस इज इट्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th एंड
9। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर क्या कह रहा है, इसके सेकंड पोजीशन पे जो है वो अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप को रखने से पहले यहाँ पे हम इसके 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन को रख देते हैं। ये इसका फर्स्ट, ये इसका थर्ड, ये इसका 7th और ये इसका 9th पोजीशन। ठीक है, अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 अमाइनो, कहने का मतलब है इसके सेकंड पोजीशन पे जो है वो अमाइनो ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन पे यहाँ हम लोग अमाइनो ग्रुप रख देते हैं NH2। ठीक है, और इसका जो 6th पोजीशन है वहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो इसके 6th पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सी ग्रुप रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बॉन्ड्स या हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं, तो हम लोग रेस्पेक्टिव पोजीशन पे बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन को रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको वैलेंसी पे सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर अब बन करके आया, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग ग्वानीन या फिर 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन कहते हैं। यहाँ तक हमने प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया है। ठीक है, अब हम लोग पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पायरिमिडीन जो हमने लिखा है फ्लो चार्ट पे, दैट इज साइटोसिन। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइटोसिन का साइड हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, और IUPAC नोमेनक्लेचर में इसे हम लोग कहते हैं 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पायरिमिडीन के 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होगा और इसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक पायरिमिडीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली पायरिमिडीन का यहाँ पर रिंग बना लिया है। ठीक है, अब पायरिमिडीन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर करेंगे। इसका नंबरिंग हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर इसका पहले लिख लेते हैं 1, दिस इज सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन एंड 6th पोजीशन। ठीक है, अब IUPAC नोमेनक्लेचर क्या कह रहा है, 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, तो इसके 4th पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप रखेंगे। ठीक है, और इसके सेकंड पोजीशन पे हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप रखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्योंकि ये पायरिमिडीन है तो इसके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी और नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, और फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अब जाकर के ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, तो हमने साइटोसिन के स्ट्रक्चर को भी बनाना सीख लिया है। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस की तरफ, जिसका नाम है यूरेसिल। ठीक है, तो नंबर 4 पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यूरेसिल को। ठीक है, अब यूरेसिल का जो नाम है वो है 2,4-डाई ऑक्सी पायरिमिडीन। कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमने सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन लिखा है और 4th पोजीशन पे अमाइनो लिखा है, तो इसका नाम क्या है, 2,4-डाई ऑक्सी पायरिमिडीन यूरेसिल का। इसका मतलब ये है कि यूरेसिल के सेकंड एज वेल एज 4th पोजीशन दोनों पे ऑक्सीजन आने वाला है। तो जैसे हमने साइटोसिन का स्ट्रक्चर लिखा था उसी के स्ट्रक्चर से हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले हम लोग इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो यूरेसिल का IUPAC नोमेनक्लेचर है 2,4-डाई ऑक्सी पायरिमिडीन। ठीक है, और अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पायरिमिडीन का बेसिक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। दिस इज इट्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन एंड 6th पोजीशन। ठीक है, और अब इसके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे क्या होने वाला है, नाइट्रोजन ग्रुप आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग रेस्पेक्टिव ग्रुप्स को यहाँ पे रखेंगे, मतलब सेकंड और 4th पोजीशन पे हम लोग ऑक्सीजन रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन।
अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और फर्स्ट पोजीशन पे अगेन नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और लगा देते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है। तो यहाँ तक हमने यूरेसिल के स्ट्रक्चर को भी बनाना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नाइट्रोजन बेस है उसका नाम है थाइमीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर 5 में थाइमीन का हेडिंग बना लेते हैं, थाइमीन। ठीक है, अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो है 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल-पायरिमिडीन। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल यूरेसिल ही की तरह है। इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या है, 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल-पायरिमिडीन। मतलब इसके 5th पोजीशन पे अगर अब हम लोग मिथाइल ग्रुप रख देते हैं तब जा कर के ये थाइमीन बन जाएगा। ठीक है, तो जो बातें मैंने अभी तक बताई उसको पहले मैं यहाँ इसके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को लिख लेता हूँ और फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल-पायरिमिडीन। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसकी क्लॉकवाइज फैशन में नंबरिंग करेंगे। दिस इज इट्स फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब हम लोग इसके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन को रख देंगे, क्योंकि पायरिमिडीन है तो इसके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आता है। ठीक है, अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अनुसार हम इस पे ग्रुप रखते हैं। तो क्या रखेंगे, सबसे पहले 2,4-डाईऑक्सी, मतलब सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप रखेंगे, और इसके 5th पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप को भी रख देते हैं। अब इसके कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाता है और नाइट्रोजन के दोनों पोजीशन पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने थाइमीन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया और जितने भी नाइट्रोजन बेसेस हैं उनके स्ट्रक्चर को बनाना सीख लिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात नोट करके लिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग भी साइड हेडिंग बना लीजिए नोट का। यहाँ पे अगर हम लोग थाइमीन की स्पेलिंग को देखें तो यहाँ पे THY लिखा हुआ है। ठीक है, नीट में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए थाइमीन की स्पेलिंग को THIA भी लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो THIA वाला थाइमीन है वो एक तरह का विटामिन है जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जब हम लोग नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं तो थाइमीन का स्पेलिंग THY होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ इसके स्पेलिंग पे भी नीट आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो जब थाइमीन MCQ में ऑप्शंस में लिखा है तो बहुत वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि THY लिखा हुआ है या फिर THI लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन बेसेस में जो थाइमीन आता है उसका स्पेलिंग होता है THYMINE एंड इट इज़ नॉट THIAMINE। तो इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर को बनाना भी सीख लिया है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पेंटोज शुगर। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं पेंटोज शुगर का। ठीक है, अब पेंटोज शुगर जो यहाँ पे रहता है दैट इज 5 कार्बन शुगर मोनोसैकेराइड। हमें यहाँ पे याद रखना है क्या, ऑलरेडी इसको हमने कार्बोहाइड्रेट में बहुत अच्छे से किया था। एक बार फिर हम लोग इसे यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है दैट इज 5 कार्बन शुगर, और ये 5 कार्बन शुगर वाला जो पेंटोज शुगर है ये एक्चुअली में एक मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, और जो यहाँ पे शुगर है, जो 5 कार्बन शुगर है, जैसा कि हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, उसका नाम है बीटा डी राइबोज, या फिर सिंपली हम लोग नीट के लेवल पे इसको राइबोज शुगर कह सकते हैं। ठीक है,
तो एक एक करके हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। हमने ये बात भी देखा था कि अगर वो राइबोज शुगर आरएनए का है तो उसे हम लोग राइबोज बोलेंगे, और अगर उसके सेकंड पोजीशन से एक ऑक्सीजन का लॉस हो गया है बाय डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन तो उसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को जो कि ऑलरेडी हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देख लिया था, एक बार फिर से यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे हमने पेंटोज रिंग बनाया और इस रिंग के विदिन हमने ऑक्सीजन को रख दिया है, और यहाँ पे हम बॉन्ड्स को डार्क कर रहे हैं, मतलब दीज आर द बॉन्ड्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे, जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में रखा था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से रख रहे हैं। बीटा है तो OH, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे OH का पोजीशन ऊपर होने वाला है। ठीक है, इस पोजीशन पे हम फिर रखेंगे HOH, और इस पोजीशन पे हम लोग रखेंगे HOH, और यहाँ पे इसका फोर्थ पोजीशन है H, और फिफ्थ पोजीशन पे जो कार्बन है वो रिंग से बाहर निकल जाता है, CH2S। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2OH। ठीक है, तो ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है बेटा, ये हमने बनाया है बीटा डी राइबोज का, या नीट लेवल पे सिंपली हम लोग इसको राइबोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, अब होता क्या है कि इस शुगर के सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? डीऑक्सीजनेशन एट सेकंड कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे से एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। रिंग के अंदर हम ऑक्सीजन को रखते हैं, और यहाँ पे पेंटोज शुगर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, These are the bonds which are coming out of the plane। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, क्योंकि बीटा एनोमर है तो OH यहाँ पे ऊपर होगा, H नीचे हो जाएगा, सेकंड पोजीशन H, और यहाँ इसके एक पोजीशन से ऑक्सीजन निकल गया है तो यहाँ पे सिर्फ H रखेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग HOH रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग HCH2OH, जो कि इसका फिफ्थ पोजीशन है। तब जाकर के ये बनता है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है डीऑक्सी के पोजीशन को बता रहा, मतलब सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सीजनेशन हो गया है। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन DNA, प्रेजेंट इन DNA। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पेंटोज शुगर को भी देख लिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है। ठीक है, वो एक पॉइंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे अब फॉस्फेट ग्रुप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर को बनाना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का हेडिंग बना लेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग इसका नाम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? फॉस्फेट। ठीक है, जैसा हम लोग अमाइनो एसिड पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था ग्लूटामिक एसिड जब आयोनाइज हो जाता है तो उसको ग्लूटामेट कहते हैं। इसी तरह एस्पार्टिक एसिड जब आयोनाइज हो जाता है तो उसको हम लोग एस्पार्टेट कहते हैं। और वो आयोनाइज कब होता है? व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन एन एक्वस मीडियम। तो हमारे बॉडी के अंदर तो मेजर पार्ट पानी है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में 70 to 90% जो लिविंग बॉडी होता है वो पानी से भरा होता है, तो DNA भी तो एक एक्वस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉस्फोरिक एसिड है वो डीप्रोटोनेट होकर के एक्वस एनवायरनमेंट में, मतलब आयोनाइज कर लेता है अपने आप को,
और उसके डीप्रोटोनेशन या फिर आयोनाइजेशन के बाद हम लोग उसको फॉस्फेट आयन बोलेंगे। तो ये फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आयन कैसे बनता है, आइए इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉस्फेरिक एसिड के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जहाँ पे जो सेंट्रल एटम होता है वो फॉस्फेट होता है, ठीक है। और फॉस्फेट अपने एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, एक पोजीशन पे वो जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा होता है और यहाँ पर भी वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब इस फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है बेटा, इसमें डीप्रोटोनेशन हो जाता है, डीप्रोटोनेशन मतलब इस पे से प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर और यहाँ पे, इन 3 पोजीशन पे। तो इन तीनों पोजीशन से क्या होने वाला है, प्रोटॉन का लॉस होने वाला है। तो इन तीनों पोजीशन से जब प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पे सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इन 3 पोजीशन से क्या हो गया है, प्रोटॉन का लॉस हो गया है, ठीक है, मतलब H+ का लॉस हो गया है। तो एक पॉजिटिव आयन का जब लॉस हो जाएगा तो इसमें एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे उन्हीं पोजीशंस पे। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन या प्रोटॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन या प्रोटॉन का लॉस हुआ है, तो इन सारे पोजीशंस पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कि ये बन गया है फॉस्फेट आयन, ठीक है, जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट आयन, ठीक है। और अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखना चाहें तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, PO4 3-, ठीक है। मतलब इस पे जो 3 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है यहाँ इसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन के लॉस होने से ये नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स मतलब नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को समझ लिया। और अगर आपको लगता है कि आज का स्ट्रक्चर आपने परफेक्टली समझ लिया है तो अगला वीडियो आपके लिए एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ हम डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को इतनी डेप्थ में समझेंगे कि आपको अपनी रियल नीट रेडीनेस का लेवल पता चल जाएगा। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।